Hello friends, welcome back to our class. So how are you all? I hope you all are doing good. So as we all know for your UPTET and CTET examination, हम साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। आज की ये 13 क्लास है, 12 क्लासेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। अगर नहीं देखी है तो इम्पोर्टेंट क्लास है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 20 मीटर, यानी कि एक पत्थर को 20 मीटर की ऊंचाई की एक इमारत से गिराया जाता है। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच द ग्राउंड, की वो ग्राउंड तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लेगी, जिसमें जो ग्रेविटेशन की वैल्यू है वो है आपकी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हाइट गिवन है दैट विल बी हाइट इज इक्वल्स टू 20 मीटर। ठीक है, जो हाइट है ये कितनी है, ये है आपकी 20 मीटर। ठीक है, तो लेट्स सी, जो हाइट है वो गिवन है आपकी 20 मीटर। टाइम बताना है, टाइम हमें कैलकुलेट करना है। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, दैट विल बी 0। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है आपकी 0। हाइट जो है दैट विल बी 20। टाइम हमें फाइंड करना है, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या है, दैट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा, इसमें काइनेमेटिक इक्वेशन यूज होगी, कौन सी, एच जी इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, कौन सी इक्वेशन यूज हुई है, काइनेमेटिक इक्वेशन यूज हुई है। तो दैट विल बी एच इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब h की जो वैल्यू है दैट विल बी 20। ठीक है, u की वैल्यू है 0 इंटू टी हमें फाइंड करना है, हाफ g की वैल्यू है 10 इंटू टी का स्क्वायर, ये हमें निकालना है। तो 20 इज इक्वल्स टू 0 टू, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 0 हाफ 2 इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 20 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 2 इंटू टी का स्क्वायर, 2 5 जा 10, तो 20 इज इक्वल्स टू 5 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका, दैट विल बी 20 इज इक्वल्स टू 5 टी स्क्वायर। तो हमें जो फाइंड करना है वो क्या करना है, हमें टी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो टी स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 बाय 5, 5 4 जा 20, तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 और टी इज इक्वल्स टू रूट 4, तो टी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, दैट विल बी 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 सेकेंड। जो टाइम हमने निकाला दैट विल बी 2 सेकेंड। तो लेट्स सी, 1 सेकेंड गलत, जो 2 सेकेंड है, जो बी ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। क्लियर है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द फिनोमिना ऑफ अ मिराज। जो फिनोमिना है मिराज का, यानी कि ऑप्टिकल इल्यूजन ऑफ वाटर इन अ डेजर्ट इज ड्यू टू, तो वो किसकी वजह से होता है, जैसे कि वो किसकी वजह से होता है, वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वजह से। ठीक है, ये अभी हम समझेंगे। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट नहीं, डिस्पर्जन भी नहीं, स्कैटरिंग भी नहीं, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये तीनों टर्म्स मैंने आपको प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी। बार बार हम कॉन्सेप्ट जो रिपीट हो रहे हैं वो बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, तो उसके लिए आपको पुरानी क्लासेस जो है देखनी होगी। और अगर आप अपने एग्जाम्स के लिए साइंस के नोट्स आपको चाहिए, तो वो आपको जो नोट्स है बेसिकली वो आपको सीटेट, ठीक है, यूपी टेट, या फिर आप किसी भी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साइंस के आपको नोट्स चाहिए, तो उसके लिए आप प्ले लिस्ट से जाकर, सॉरी प्ले लिस्ट कह रही हूँ, प्ले स्टोर से जाकर टॉपर्स टारगेट जो एप्लीकेशन है
वो डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां आपको साइंस के जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे, जो कि आपका बेसिक भी क्लियर करेंगे और उसमें एडवांस चीजें भी है। एनसीईआरटी के ऊपर जो बेस्ड वो नोट्स हैं और आपको सभी एग्जाम्स में वो हेल्प करने वाले हैं। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टॉपर्स टारगेट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, वहां से आप जाकर नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो पुराने टर्म्स हैं ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लास में देख लिया था, अब बार बार हम उन चीजों को रिकॉल नहीं करेंगे। लेट्स सी, तो डेजर्ट में जो एयर होती है नियर द ग्राउंड वो बहुत ज्यादा क्या होती है, हॉट होती है, यानी कि जो ग्राउंड के जो पास जो हवा होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, हॉट होती है, और डेंस कम होती है, यानी कि उसका जो घनत्व है वो कम होता है। और जो अपर लेयर होती है वो हमेशा ठंडी होती है और उसका जो घनत्व है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, अधिक होता है। तो जब लाइट ट्रैवल करती है इन लेयर्स के थ्रू तो वो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, बेंड करते हैं, और एक सर्टेन पॉइंट पर जाकर क्या होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ज्यादा होता है क्रिटिकल एंगल से, जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कॉज करता है। और रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से जो स्काई अपीयर हमें होता है वो किसकी तरह होता है, वाटर की तरह होता है ऑन द ग्राउंड, और वो एक इल्यूजन क्रिएट करता है जिसे हम मिराज कहते हैं। यानी कि जो भी परिवर्तित प्रकाश के कारण जमीन पर पानी जैसा दृश्य, यानी कि हमें जो स्काई अपीयर जमीन पर कैसा दिखता है, पानी जैसा दृश्य दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे मिराज कहते हैं। लेट्स सी, फिर से समझते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, जो ये कैसी एयर है, हॉट एयर है, और ये क्या है, कूल एयर है। यानी कि जो डेजर्ट सरफेस है वो बहुत ज्यादा हॉट रहता है, किसकी वजह से, सनलाइट की वजह से। सनलाइट पड़ी किस पर, डेजर्ट पर, ठीक है, तो उसके वजह से बहुत ज्यादा हॉट रहता है। तो जो एयर जो है ग्राउंड के नजदीक रहती है, दैट इज द ग्राउंड। तो जो भी एयर ग्राउंड के नजदीक रहती है वो कैसी रहती है, हॉट एयर रहती है, और उसकी जो डेंसिटी है यानी कि वो कैसी होती है, लेस डेंस है, यानी कि उसका घनत्व जो है वो कम होता है। और जो अपर, बेसिकली जो अपर लेयर है, ठीक है, जो अपर लेयर है, अपर एयर है सॉरी, बेसिकली वो ठंडी रहती है। यानी कि जो एयर ग्राउंड के पास है, जो हवा ग्राउंड के पास है वो गर्म है, और जो हवा ग्राउंड से थोड़ा ऊपर की साइड है वो कैसी है, ठंडी है, और उसका घनत्व क्या है, ज्यादा है। तो जैसी सनलाइट पास होती है फ्रॉम कूल एयर टू हॉट एयर लेयर्स, यानी कि सूर्य का प्रकाश ठंडी हवा से गर्म हवा की परतों पे जाता है। कहा जाता है कि ठंडी हवा से गर्म हवा की परतों में जाता है। फिर क्या होता है कि जो लाइट रेज है वो कंटिन्यूअसली क्या होती है, बेंड होती है, किसके वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। जो लाइट है वो कंटिन्यूअसली बेंड होगी रिफ्रैक्शन की वजह से। तो नियर द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड के पास जो है बेसिकली जो एंगल होगा वो ज्यादा होगा, किससे, क्रिटिकल एंगल से। ठीक है, कि जो बेसिकली नियर द ग्राउंड जो एंगल होगा वो कैसा होगा, बिकम ग्रेटर हो जाएगा क्रिटिकल एंगल से। तो उसकी वजह से क्या होता है, TIR, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो जो मिराज है, मिरेज है, वो किसके वजह से होता है, वो TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो ऑब्जर्वर के आई के पास जाती है, और ऑब्जर्वर को एक इसकी जो है, इसकी इन्वर्टेड इमेज दिखती है, जैसे हमें क्या दिखता है, जो पानी जैसा लगता है। ठीक है, तो ऑब्जर्वर सीन एन इन्वर्टेड इमेज दैट लुक लाइक वाटर। क्लियर है, आगे बढ़े। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये एक ऐसा फिनोमिना होता है जहां पर लाइट ट्रैवल करती है डेंसर से रेयर मीडियम में। कौन से मीडियम में, डेंसर से रेयर मीडियम में, और वो कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है इनटू द डेंसर मीडियम। अब TIR के लिए कभी कभी कंडीशन भी पूछ ली जाती है कि कौन कौन सी कंडीशन ऐसी है जो कि जरूरी है। तो लाइट जो है, पहली कंडीशन यही है कि जो लाइट ट्रैवल करती है वो डेंसर से रेयर मीडियम में करती है। सबसे पहली कंडीशन यही है कि जो लाइट है वो डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल करती है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर होता है, यानी कि ज्यादा होता है, किससे, क्रिटिकल एंगल से। क्लियर है। और एग्जांपल जैसे कि मिरेज इन डेजर्ट ऑप्टिकल फाइबर, या फिर स्पार्कलिंग ऑफ
डायमंड। ये 3 एग्जाम्पल हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस, एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओमेगा, ठीक है। टेक अ करंट ऑफ, यानी कि करंट कितना है 5 एम्पियर, कितना है 5 एम्पियर। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द हीट, हीट कैलकुलेट करनी है जो कि डेवलप हो रही है 30 सेकेंड में, यानी कि जो टाइम है दैट विल बी 30 सेकेंड। अब यहाँ पे जो कैलकुलेट करना है वो हीट कैलकुलेट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, यूजेस जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ये कैसे करेंगे हम, H इज इक्वल्स टू दैट विल बी आई आर टी का स्क्वायर, ठीक है। जो फॉर्मूला है दैट विल बी, सॉरी गलत कर दिया, ये है आपका जूल्स लो, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। आप भी बता दिया करो कि कुछ चीजें गलत हो भी जाती हैं। तो अब इसमें जो करंट की वैल्यू है दैट विल बी 5 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस है 20 और टाइम है आपका 30। तो 5 5 जा 25 इंटू 20 इंटू 30। चलो जल्दी से कैलकुलेट करो और कैलकुलेट करके मुझे इसका आंसर बताओ, ठीक है। कैलकुलेट करोगे तो जो इसका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 15,000 जूल के आसपास आएगा। एक बार आप भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, 1500 जूल नहीं, 3,000 नहीं, तो 15,000 जूल जो है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन है कि सॉफ्ट आयरन हम यूज करते हैं टू मेक द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, की सॉफ्ट आयरन का हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का कोर बनाने के लिए, क्योंकि उसके पास क्या होता है, तो उसके पास हाई मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है और रिटेंटिविटी कम होती है। तो लो रिटेंटिविटी, यस रिटेंटिविटी तो लो होती है लेकिन कॉर्सेविटी ये नहीं है, तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। हाई डेंसिटी मेल्टिंग पॉइंट नहीं, लो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी नहीं, क्योंकि जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है वो कैसी होती है, हाई होती है। क्लियर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है अ वाटर पंप लिफ्ट 100 kg ऑफ वाटर की टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर इन 5 सेकेंड। तो व्हाट इज द पावर ऑफ द पंप, यानी कि एक पानी का पंप 5 सेकेंड में कितने किलो पानी, यानी कि 100 किलो पानी 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। तो पंप की शक्ति क्या है, तो बेसिकली हमें यहाँ पावर निकालनी है। तो यहाँ पर वाटर का मास कितना है, मास ऑफ वाटर दैट इज 100 kg, ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको पता है कि गिवन है। अब यहाँ पर जो हाइट है, हाइट कितनी है, दैट विल बी 10 मीटर्स, ठीक है। टाइम कितना है, इन 5 सेकेंड। निकालना क्या है, पावर हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये पता ही है, दैट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इससे हम कैसे निकालते हैं, इससे हम निकालते हैं W इज इक्वल्स टू M इंटू जी इंटू एच। मास की जो वैल्यू है वो है 100, जी की वैल्यू है 10 और एच की वैल्यू है दैट विल बी 10। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि पावर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आप सभी को पता है, वो होता है आपका W/T। तो सबसे पहले हमें वर्क निकालना पड़ेगा, ठीक है, और दैट विल बी टाइम, ठीक है। तो निकाल लो, ये आ जाएगा आपका कैलकुलेट करने के बाद दैट विल बी 10,000 जूल समथिंग कुछ आएगा, एक बार आप चेक कर लीजिएगा 10,000 जूल। तो P इज इक्वल्स टू W/T, तो ये हो जाएगा 10,000 अपॉन टाइम कितना है 5, तो 5 2 जा 10, तो ये आ जाएगा आपका 2000 वॉट। कितना आ गया, 2000 वॉट, ठीक है। 2000 वॉट, ठीक है। अगर किलो वॉट पूछ ले तो दैट विल बी 2 किलो वॉट, 2000 वॉट। तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इजी क्वेश्चन है, हम ये क्वेश्चन भर भर रिपीट कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, ठीक है। इसका आंसर सॉल्व करने के बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच केमिकल इज कॉमनली नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस, की किस केमिकल को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो जो पीओपी है यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो प्रिपेयर किससे होता है, वो होता है जिप्सम से। ठीक है जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो प्रिपेयर होता है जब हम जिप्सम को हीट करते हैं। जिप्सम यानी कि CaSO4.2H2O, तो ये क्या है, दैट इज जिप्सम। जब हम इसे हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कैसे मिलता है, क्या फॉर्मूला होता है, तो CuSO4.12H2O प्लस। ठीक है, आपको यही ध्यान रखना है। तो ये हमें मिला प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम को हम किस नाम से जानते हैं, तो जिप्सम दैट इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, और पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस दैट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट। तो क्या पूछा था कि विच केस केमिकल को हम पीओपी कहते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसे हम कहते हैं जिप्सम को। तो ये हो गया गलत, इसी को हीट करके पीओपी बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इसमें जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, इसे बैलेंस करना है। तो इक्वेशन है एक्स एफ ई प्लस वाई H2O Fe3O4 प्लस ZH2। अब देखें, ये रिएक्टेंट साइड है, वो प्रोडक्ट साइड है। बैलेंस करने के लिए जो रिएक्टेंट साइड है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, वो प्रोडक्ट साइड के इक्वल होनी चाहिए। यहाँ आयरन कितने हैं, 3 है, तो क्या मैं यहाँ भी 3Fe कर दूं, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो क्या दोनों साइड बैलेंस हो जाएंगे, यस, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। ठीक है जी, अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। तो यहाँ भी मैं क्या कर दूं, 4 कर दूं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो कितने हो गए, 4 हो गए, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। इट मीन्स जो y की वैल्यू है वो हमने ले ली 4। ठीक है जी, अब यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, तो ये वाला पोर्शन तो हो गया आपका बैलेंस। अब बचता है ये वाला, Z की वैल्यू बतानी है। तो Z था H2, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है। तो इसे बैलेंस करने के लिए दैट विल बी 4 2 जा 8। तो ये कितना हो जाएगा, Z की वैल्यू हो गई 4, यानी कि X की वैल्यू 3, Y की वैल्यू 4, X की 3, Y की 4 और Z की भी वैल्यू क्या हो गई, दैट विल बी 4। ठीक है, सही है ये वैल्यूज, ओके। तो इस केस में x इज इक्वल्स टू 1 तो नहीं है, x इज इक्वल्स टू 3 है, y इज इक्वल्स टू 4 है, z इज इक्वल्स टू 4 है। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हुआ, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ सल्फाइड और सल्फाइड और स्ट्रॉन्गली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर टू कन्वर्ट इट इनटू एन ऑक्साइड इज नोन एज, यानी कि उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जब सल्फाइड ओर को स्ट्रांगली हीट करते हैं, किसके प्रेजेंस में, एक्सेस एयर की प्रेजेंस में, टू कन्वर्ट इट इनटू एन ऑक्साइड, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम रोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन नहीं, रोस्टिंग इज द करेक्ट आंसर, स्मेल्टिंग भी नहीं और इलेक्ट्रोलाइसिस भी नहीं। आगे बढ़ते हैं, मोलरिटी, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, मोलरिटी बतानी है सॉल्यूशन की जो कंटेन कर रहा है 20 ग्राम ऑफ NaOH, जो कि डिसॉल्व होता है 500 ml ऑफ वाटर में। तो सबसे पहले अगर मैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलर मास की बात करूं, तो मोलर मास आप सभी को पता है कितना होता है, 40 ग्राम पर मोल। मोलर मास आप सभी को निकालना आ गया होगा। ठीक है, हमें निकालनी है मोलरिटी। तो मोलरिटी के लिए पहले मोल्स निकाल लेंगे। मोल्स कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ NaOH दैट विल बी 20, यानी कि 20 ग्राम ऑफ NaOH अपॉन मोलर मास। तो इसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आएगी 0.5 मोल। 0.5 मोल जो वॉल्यूम है दैट विल बी 500 ml
ऑफ वाटर। तो बेसिकली सबसे पहले वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो जैसे ही इसे लीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 0.5 लीटर। मोलरिटी निकालते कैसे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलरिटी number of moles of solute, a volume of solution in liter, volume of solution in liter, so that will be 0.5 upon 0.5। ठीक है, मोल्स भी कितने थे 0.5 और ये भी 0.5, तो आंसर विल बी 1। ठीक है, तो 0.5 नहीं, 2 नहीं, तो 1 जो है सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ फादर हैज अ ब्लड ग्रुप ए बी, अगर फादर का ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है, ए बी है, और मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो है ओ। तो क्वेश्चन में पूछा है कि बच्चे के ब्लड ग्रुप की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो फादर का ब्लड ग्रुप कितना है, ए बी, मदर का कितना है, ओ। तो उस केस में जो जीनोटाइप होंगे फादर के ब्लड ग्रुप के होंगे आई ए, आई बी, और इसके होंगे आई आई। क्लियर है, तो ए बी ब्लड ग्रुप जो है, यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप जो है उसके जो जीनोटाइप हैं वो है आई ए आई बी, और इसके हैं आई आई, दैट इज द जीनोटाइप। क्लियर है। अब फादर, मदर और चाइल्ड, बच्चे के ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी बतानी है। तो फादर का है आई ए और आई बी, मतलब ए बी है और ये है आई। ठीक है, मदर का ब्लड ग्रुप जो है दैट विल बी आई आई। ठीक है, अब आई ए और आई इस दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी ए, और आई बी आई, तो इस केस में हमारे पास आ गया बी। तो जो बच्चे के ब्लड ग्रुप की चांस है वो है ए बी। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ए कितने परसेंट होगा, 50%। ए बी हो सकता है ब्लड ग्रुप ऑफ ए, दैट विल बी 50%, और ब्लड ग्रुप ऑफ बी के चांस कितने हैं, 50%। क्या ओ ब्लड ग्रुप की कोई पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ ओ ब्लड ग्रुप की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी कि 0 चांस है। तो पहला है 0, तो यही क्या हो जाएगा, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो एक्सप्लेन करता है सेल के स्ट्रक्चर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वाज प्रपोज बाय, यानी कि कोशिका प्लाज्मा झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की व्याख्या करने वाला जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है वो किसने दिया था, वो दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने, सिंगर एंड निकोलसन ने। रॉबर्ट हुक ने, पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी 1665 में, तो ये तो हो गया गलत। वॉटसन एंड क्रिक जिन्होंने डीएनए का क्या दिया था, मॉडल दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, तो ये भी गलत। सिंगर एंड निकोलसन इन्होंने फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था, तो यही क्या हो गया, सही आंसर। तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। और कैमिलो गोल्गी जिन्होंने गोल्गी अपैरेटस को डिस्कवर किया था, डिस्कवर गोल्गी अपैरेटस। क्लियर है, तो इसमें जो सी ऑप्शन है ये क्या हो गया, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ह्यूमन बॉडी, की ह्यूमन बॉडी में जो यूरिया सिंथेसाइज होता है वो प्राइमरली कहाँ से होता है, तो वो लीवर से होता है, किडनी से नहीं होता, यूरिनरी ब्लैडर से नहीं होता, पैनक्रियास से नहीं होता, तो लीवर से होता है। तो इसका जो बी ऑप्शन है ये क्या हुआ, सही आंसर। तो लीवर एंड यूरिया फॉर्मेशन, लीवर जो है अमोनिया को किस में कन्वर्ट करता है, यूरिया में कन्वर्ट करता है। यूरिया फॉर्म होता है टू रिमूव टॉक्सिक अमोनिया, कि यूरिया जो मतलब शरीर में जो टॉक्सिक अमोनिया को हटाने के लिए क्या बनता है, यूरिया बनता है। और एक्स्ट्रा अमीनो एसिड जो है
फ्रॉम डाइजेस्टेड प्रोटीन वो लीवर तक जाते हैं, कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन से। और ट्रांसमिशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ होता है, लीवर में होता है। और इस प्रोसेस के दौरान जो अमोनिया है वो रिलीज होती है। अमोनिया आप सभी जानते हैं हाईली टॉक्सिक है, लेकिन ये शरीर में जमा नहीं हो सकता। लीवर सेल अमोनिया के साथ जुड़ती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ती हैं, किस कौन सी साइकिल में, ऑर्निथाइन साइकिल में। कौन सी साइकिल में, ऑर्निथिन साइकिल में जुड़ती हैं। यूरिया जो फॉर्म होता है वो कम हार्मफुल होता है। यूरिया जो ट्रांसमिटेड होता है वो किडनी, ट्रांसमिटेड होता है टू किडनी, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। और किडनी जो है ब्लड को फिल्टर करती है और यूरिया को रिमूव करती है थ्रू, किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो ब्रायोफाइलम में होता है तो वो किसके द्वारा होता है। तो वो जो होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो ब्रायोफाइलम में होता है तो वो लीव्स यानी कि पत्तियों के द्वारा होता है, जड़े के द्वारा नहीं, तना के द्वारा नहीं, फूल के द्वारा नहीं, पत्तियां के द्वारा। तो जो डी ऑप्शन है ये क्या हुआ, सही आंसर। समझ आया, आगे बढ़े। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिसीज, इनमें से कौन सी वायरल डिसीज है। तो सबसे पहले आपको जो वायरल डिसीज है उनके नाम पता होने जरूरी हैं। तो वायरल डिसीज जैसे कि रेबीज, रेबीज क्या है, एक वायरल डिसीज है। कोविड-19, कोविड-19 भी क्या है, एक वायरल डिसीजेस है। डेंगू भी क्या है, एक वायरल डिसीजेस है। आफ्टर दैट पोलियो, ये भी एक वायरल डिसीजेस है। मिसल्स, ये भी एक वायरल डिसीज है। चिकन पॉक्स, ये भी एक वायरल डिसीज है। एड्स जो कि HIV वायरस से होता है, ये भी एक वायरस डिसीज है। तो टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिसीज है, ठीक है, तो गलत। कॉलेरा ये भी एक बैक्टीरियल डिसीज है, गलत। ट्यूबरक्लोसिस ये भी बैक्टीरियल डिसीज है। तो जो सी ऑप्शन है ये क्या हुआ, सही आंसर। क्लियर है। तो इन्फेक्टियस डिसीज, वायरल और बैक्टीरियल, फंगल, प्रोटोजोआ और हेलमिंथिक, ये चार्ट आपको हेल्प करेगा। तो वायरल डिसीजेस जैसे कि चिकन पॉक्स, जॉन्डिस, इन्फ्लुएंजा, मम्प्स, रेबीज, डेंगू, कॉमन कोल्ड, एड्स, तो ये सब क्या है, वायरल डिसीजेस है। बैक्टीरियल में जैसे कि कॉलेरा, लेप्रोसी, वोफिंग कफ, ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, टाइफाइड, प्लेग्यू, ये सारी जो डिसीज है बैक्टीरिया से होती हैं। फंगल में रिंगवॉर्म, एथलीट फूड, थ्रश, तो ये सारी फंगल डिसीजेज हैं। प्रोटोजोआ जैसे कि मलेरिया, अमोबिक डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, काला अजहर, प्रोटोजोआ डिसीजेज है। और हेलमिंथिक, फिलेरिया, टैपवॉर्म और पाइनवॉर्म, ये कैसी डिजीज है, हेलमिंथिक डिसीजेस हैं। तो ये चार्ट के थ्रू मैंने आपको बता दिया कि कौन सी वायरल है, कौन सी बैक्टीरियल है, कौन सी प्रोटोजोआ है। तो आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपका कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।